गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग विलयन पाठ का अध्ययन कर रहे थे, उसमें विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब का अवनमन अध्ययन किए थे। वाष्प दाब के अवनमन के बाद हम लोगों को राउल्ट का नियम का अध्ययन करना है। तो राउल्ट का नियम, राउल्ट ने विभिन्न विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है? किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आप पढ़े हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। तो किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज n/n प्लस N के बराबर होता है, जहाँ पे P नॉट जो है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, और n का है विलेय के मोलों की संख्या है, और N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, पुनः एक बार सुनेंगे आप। किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो राउल्ट का नियम यही है, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू n अपान n प्लस N। समीकरण 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि 1 में से माइनस कर दें तो 1 माइनस P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू 1 माइनस n अपान n प्लस N। या इसी को देखेंगे, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। जब माइनस करेंगे तो P0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा PS अपान P नॉट इक्वल टू N अपान n। तो दो फार्मूले हुए राउल्ट के नियम के, जहाँ पे आप जान रहे हैं P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का दाब है, वाष्प दाब है, n विलेय के मोलों की संख्या है, N विलायक के मोलों की संख्या है। यह आपका हो गया राउल्ट का नियम। अब आपको इसमें जानना है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? तो राउल्ट का नियम जैसे देखिए, इसमें सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है, सभी विलयनों के लिए नहीं। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों का लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है, जो पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हम नमक को NaCl को यदि हम जल में घोलेंगे, तो एक NaCl को घोलेंगे तो यह एक Na प्लस 2Cl, मतलब घोलेंगे तो यह दो आयनों में वियोजित हो रहा है, इसमें कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं, ये वियोजित हो रहे हैं या संगुणित होते हैं, जैसे मानिए कि यदि हम बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5COOH, इसको यदि हम विलयन में डालेंगे तो इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक अणु बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार के विलयनों के लिए
जो राउल्ट का नियम होता है वो पालन नहीं करता है। राउल्ट के नियम जो होते हैं वे विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको इसमें आगे ये हुआ राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब इसमें आगे आपको जानना है राउल्ट का नियम तथा अणुभार कैसे गणना करेंगे। राउल्ट के नियमानुसार आप पढ़े हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। मतलब विलय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यदि तनु विलयन लिया जाए, तनु विलयन मतलब कि जो विलायक हो उसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, विलय की मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन में नगण्य मान सकते हैं और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के जगह पर लगभग बराबर हम कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में मतलब अति तनु विलयनों के लिए जो राउल्ट का नियम होगा, अति तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम होगा। इसमें हम फार्मूले में एन प्लस कैपिटल एन के जगह पर केवल एन रख लेंगे, क्या आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, यह हो जाएगा फार्मूला। तो जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल एन क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम होती है। इस फार्मूला में यदि हम इसका मान रख देंगे, इस फार्मूला में यदि मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। आज जब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणे करके लिख सकते हैं, याद आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। इससे आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल एम जो क्या है, एक विलय का अणुभार है। तो राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थ के अणुभार की गणना इस सूत्र के सहायता से आप कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल के प्रश्न मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, चूंकि न्यूमेरिकल बताएंगे तो अधिक समय लगेगा यहाँ पे, तो आप जानेंगे ये चीज होगी राउल्ट के नियम तथा अणुभार। अब आगे इसमें आपको क्या जानकारी लेनी है, यदि दो अमिश्रणीय द्रव हैं, अमिश्रणीय द्रव जैसे आप मान लीजिए कि एक जैसे जल ले लें और तेल मिलाएंगे तो देखेंगे यह अमिश्रणीय होते हैं, तो देखेंगे क्या होंगे, अमिश्रणीय होते हैं। तो जल और तेल देखेंगे अमिश्रणीय होते हैं। तो इनका वाष्प दाब, अमिश्रणीय द्रवों का वाष्प दाब, मान लीजिए कि एक का वाष्प दाब P1 है और एक का वाष्प दाब P2 है। यदि दोनों द्रवों को आप केवल मिलाकर वैसे ही छोड़ दें, दोनों अमिश्रणीय द्रवों को बना मिला छोड़ देंगे, देखेंगे दो परत बन जाएगा उसमें, और तब वाष्प दाब क्या होगा, जो ऊपर द्रव होगा, जो इसमें द्रव ऊपर होगा मिश्रणीय द्रव में, उसके वाष्प दाब के क्या होगा, उस मिश्रण का वाष्प दाब होगा। यदि दोनों अमिश्रणीय द्रवों को हम एक पात्र में ले लें और किसी विडोलक द्वारा या किसी बाटल में ले लें और उसको खूब सेक करें, खूब देर तक सेक करेंगे, सेक करने के पश्चात देखेंगे जो मिश्रण का वाष्प दाब होगा P, तब उस स्थिति में क्या होगा, वह दोनों मिश्रणों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। दोनों मिश्रणों के वाष्प दाबों के क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। तो हो गया दो अमिश्रणीय द्रवों का वाष्प दाब। अब आपको राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेनी है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन,
वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। सुने पुनः, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिश्रण जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, रासायनिक आप पढ़ेंगे उसमें ऊष्मागतिकी में, डेल्टा एच मिश्रण जो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब उस विलयन में यदि आप विलेय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा न ही उसमें किसी प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होगी और न ही किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित होगी। और उसके लिए डेल्टा भी मिश्रण भी क्या होता है, आदर्श विलयन के लिए 0 होता है। इसमें भी मतलब कि आप विलेय और विलायक मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसका आयतन और विलयन